नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हमें गिफ्ट्स मिलने पर बहुत खुशी होती है, लेकिन इसके साथ ही टैक्स की चिंता भी बढ़ जाती है, क्योंकि कई ऐसे गिफ्ट्स हैं जिस पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। यानी अगर आपको गिफ्ट लेना या फिर देना है तो आपको इनकम टैक्स के इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए, और इन्हीं पर हमारी मदद करेंगे हमारे आज के दो एक्सपर्ट्स। परिचय करा दें, टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत हमारे साथ हैं। सुनील जी, रुचिका, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। अब तो त्योहारी सीजन में गिफ्ट का लेन देन काफ़ी ज़्यादा आम हो जाता है, और लोग काफ़ी खुशी खुशी गिफ्ट लेते भी हैं और देते भी हैं। और त्योहार ही नहीं, शादी का सीजन और ये तो चलेगा लंबा 6-7 महीने का ये पूरा जो मामला है। लेकिन इनकम टैक्स इन गिफ्ट्स को कैसे लेता है, किस नज़रिए से देखता है, कौन से गिफ्ट जो दायरे में आते हैं, कौन से नहीं आते, और गिफ्ट होते क्या हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, जरा ये पहले बताइए, हम जिन गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं वो गिफ्ट है क्या? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी अगले महीने से फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा। जैसे दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी, नवरात्रों की, फिर दिवाली है और फिर शादियों का सीजन भी साथ साथ चलता है। तो उसमें गिफ्ट का बहुत लेन देन होता है, एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं। शादी पर बड़े लोग गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं और फेस्टिवल पर करते हैं। लेकिन गिफ्ट टैक्स को लेके हमारे इनकम टैक्स एक्ट में हमेशा पोजीशन ये रही है, कभी दो कदम आगे तो कभी दो कदम पीछे। आपको पता होगा पहले कि इनकम टैक्स में गिफ्ट टैक्स एक्ट हुआ करता था, उसको 98 में खत्म कर दिया। फिर 2004 में गिफ्ट टैक्स एक्ट तो नहीं लाए, पर इनकम टैक्स एक्ट में धारा 56 के जरिए कुछ प्रोविजन डाल दिए जहां गिफ्ट को टैक्सेबल कर दिया। तो एक बात तो ये मान लीजिए कि कोई भी गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको मिलता है, यानी एक साल में एक आदमी 50,000 रुपए तक का गिफ्ट तो ले सकता है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। पर 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट कोई मिलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन उसमें 3 एक्सेप्शन दे दिया उन्होंने। नंबर एक, ब्लड रिलेशन में, अगर आपको कोई ब्लड रिलेशन में गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होगा, चाहे कितना भी अमाउंट हो। फिर उसमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे 50,000 रुपए है, चाहे 50 लाख रुपए है। या आपकी शादी पर कोई गिफ्ट मिलता है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज आपको कोई गिफ्ट मिलता है, या फैमिली सेटलमेंट में या विल में कोई गिफ्ट मिलता है, तब तो वो एग्जेम्प्ट है, वरना टैक्सेबल है। अब इसमें समस्या है कि ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है, कि रिलेशन का मतलब क्या है। देखिए, जो धारा 56(2)(10) में 55 रिलेशन की लिस्ट दे रखी है, उससे अगर आप थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मसलन, आप अपने ब्रदर इन लॉ से तो गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन कजिन ब्रदर से गिफ्ट नहीं ले सकते। देखिए, सब समझते हैं भी कजिन ब्रदर बड़े फैमिली रिलेशन में होते हैं। आप अपने चाचा जी से, ताऊ जी से, मामा जी से तो गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन अपने कजिन से गिफ्ट नहीं ले सकते। तो इस तरह की वो रिलेशन है, उसका आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है। 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट जितना भी मिलेगा, अब उसमें भी ये बात है कि आपको पूरा गिफ्ट ही टैक्सेबल हो जाता है। मान लीजिए आपको 51,000 गिफ्ट मिला, तो फिर पूरे पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो ये हमने समझा कि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट से मतलब क्या है। एक तो कैश हो गया, या फिर आप अचल संपत्ति, ज़मीन, मकान गिफ्ट देते हैं, या फिर शेयर हो गए, स्टॉक्स, बेसिकली म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी होते हैं, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गिफ्ट में देते हैं, वो भी इसमें आता है। और जैसा सुनील जी ने बताया कि एक पूरे रिश्तेदारों की एक लिस्ट है जिनसे अगर आप गिफ्ट लें या फिर दें, वहाँ पर आप टैक्स आपको नहीं लगेगा। ये आपके ब्लड रिलेशन में होने चाहिए, तो ये इस लिस्ट को तो अपने पास रख ही लीजिएगा। इनको गिफ्ट आप आराम से दे सकते हैं, कोई टैक्स की चिंता नहीं होगी। कौन सा गिफ्ट टैक्स फ्री है, रुचिका? जैसा सुनील जी ने बताया उस पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप और ऐड कर लें, क्योंकि रिश्तेदारों से हो गया, जान पहचान वालों से जो ब्लड रिलेशन में, उनसे तो गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है। उसके अलावा कई ऐसे एंटिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिन पर भी गिफ्ट पर टैक्स के नियम जानना ज़रूरी है। इसमें और क्या ऐड करना ज़रूरी है? बिल्कुल स्वाति, तो अगर आपको किसी ट्रस्ट के थ्रू कुछ मिल रहा है गिफ्ट, तो वो भी गिफ्ट के अंदर कवर होगा और वो टैक्सेबल नहीं है। माने चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे हैं, अगर आपने देखा होगा, चैरिटेबल संस्थाएं ऑर्गेनाइज करती हैं अलग अलग चीजें। उसके अंदर वो गरीब लोग या फिर कुछ कुछ हैंडीकैप्स होते हैं, या फिर आपके मेरिट्स बेसिस पे जो बच्चे स्टूडियस होते हैं, मैट्रिमोनियल, मतलब उसके मैट्रिमोनियल बेसिस पे तो हमने कवर किया ही है। तो इन बेसिस पे भी उनको कुछ दिया जाता है किसी भी फॉर्म में, क्योंकि हमने जब पढ़ा गिफ्ट, तो गिफ्ट हम कहते हैं कैश या इन काइंड, दोनों ही इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो आपको इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से अगर कुछ मिल रहा है, या फिर स्कूल से अगर आप देखें, हमें जो
प्राइज मनी मिलते हैं, या फिर आप वजीफा कहते हैं जिसको, जो बच्चे अच्छा करते हैं वहां से अगर कुछ मिलता है, वो भी इसके अंदर कवर होता है, उसके ऊपर भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगता और वो टैक्सेबल भी नहीं है, एग्जेम्प्ट है वो। ओके। एक रिलेशन जो समझना ज़रूरी है सुनील जी, वो है पति पत्नी का। वो तो ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं, तो वहां पर गिफ्ट पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? पति पत्नी का रिलेशन तो 7 जन्मों का रिलेशन कहा गया है, तो वहां चाहे ब्लड रिलेशन नहीं है, पर कहते हैं ना कि 2 शरीर एक आत्मा है, तो वहां पर बड़ा अजीब सा नियम है। पर अजीब सा नियम क्या है कि पति पत्नी में गिफ्ट अलाउड है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे पत्नी पति को दे या पति पत्नी को दे। परंतु एक है क्लबिंग प्रोविजन धारा 64 में, उसमें ये कहा गया है कि अगर उस गिफ्ट से कोई आपको इनकम हो गई, वो क्लब हो जाएगी। मसलन पति ने पत्नी को 50 लाख रुपए गिफ्ट दिए और 50 लाख रुपए की पत्नी ने एफडीआर बना दी बैंक में, तो उस पर जो ब्याज आएगा वो फिर हस्बैंड के हाथ में जाके टैक्सेबल हो जाएगा क्लबिंग प्रोविजन के तहत में। रिवर्स भी ऐसा ही है, मान लो वाइफ ने हस्बैंड को दिया और उनको कोई इनकम हुई तो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे आपको ज्वेलरी मिलती है पति से, उसमें कोई इनकम नहीं आ रही है, या आपको अगर स्पाउस में गिफ्ट है, तो आप उसको ऐसी इनकम में लगाइए जहां से इनकम टैक्स फ्री हो, तो आप बच जाते हैं, वरना आपको क्लबिंग प्रोविजन के तहत टैक्स देना पड़ता है। ओके। तो क्लबिंग जो प्रोविजन है वो पति पत्नी के बीच में गिफ्ट को लेकर ये आ जाता है इनकम टैक्स के दायरे में। ओके, मैं आपके पास आ रही हूँ रुचिका। ये ज़रा बताइए, जो प्रॉपर्टी जब हम गिफ्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देती हैं, गिफ्ट करते हैं, इस पर क्या प्रोविजन रखे गए हैं? इसमें रिश्तेदार से मिलता है तो तब टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, या किसी और से मिलता है तब टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, ये क्या प्रोविजन है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि गिफ्ट केवल कैश नहीं है। गिफ्ट जो है, अगर आप किसी को पेंटिंग्स भी दे रहे हैं, कुछ आर्कोलॉजिकल चीज दे रहे हैं, अगर आप किसी को शेयर्स दे रहे हैं, या फिर आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अगर बिना कंसिडरेशन के, तो वो गिफ्ट की फॉर्म में ही है। और वो जो गिफ्ट है, अगर वो रिलेटिव से मिल रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी में है या किसी और फॉर्म में है, वो टैक्सेबल नहीं है। बट अगर वो रिलेटिव नहीं है, तो उसके लिए हमारी लिमिट जो है वो 50, जो लिमिट है वो हमारी 50,000 रुपीज की है। 50,000 से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी है, तो उस केस के अंदर वो टैक्सेबल होगी। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो सेल कंसिडरेशन, जो भी प्राइस है उस प्रॉपर्टी का, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर वो रिश्तेदार है, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। हमें इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। तो जब हम अगर गिफ्ट करते हैं, तो उसके अंदर ये भी ध्यान रखिए कि गिफ्ट के केस में आपको ट्रांसफर भी करानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। मैंने आपको रजिस्ट्री फीस देके वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करानी पड़ेगी गिफ्ट डीड के साथ साथ, तो वो गिफ्ट कंप्लीट गिफ्ट माना जाएगा उस केस में। ओके, तो गिफ्ट डीड बनाने की ज़रूरत है। गिफ्ट डीड पर थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पर, लेकिन बीच में एक सवाल कई दर्शकों का हमारे पास आता है सुनील जी, वो है एनआरआई से गिफ्ट लेने के नियम। बीच में काफ़ी एक मामला भी काफ़ी ज़्यादा उठा था, काफ़ी आसपास पढ़ने को भी आया था कि कैसे एक भारत में ही एक एनआरआई ब्रदर से किसी को 20 लाख रुपए का जो गिफ्ट मिला, कैश और इन काइंड इस तरीके से मिला, लेकिन उस पर इनकम टैक्स लगा दिया गया। उन्होंने फिर प्रूव किया कि नहीं, ये तो मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई की तरफ से है, ही हैड टू प्रूव इट, और उसके बाद जाकर वो जो है वो टैक्स से फ्री हुआ। तो ये जो एनआरआई से गिफ्ट में जो टैक्स के नियम हैं, वो क्या कहते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग गिफ्ट के प्रोविजंस का मिसयूज करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को चाचा जी से 20 लाख का गिफ्ट मिल गया, या मेरे को मामा जी से 50 लाख का गिफ्ट मिल गया, क्योंकि ब्लड रिलेशन में तो गिफ्ट एग्जाम्प्ट है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग आपसे ये पूछ सकता है कि उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम कहां से आया। आप कहते हैं कि आपके मामा जी ने आपको 50 लाख रुपए दिए, तो हमेशा पूछ सकता है कि 50 लाख रुपए का सोर्स आपको बताना पड़ेगा कि उनके पास 50 लाख की नेटवर्थ थी, उनके पास कैपेसिटी थी। अगर नहीं बताया, तो फिर टैक्स का रेट 30% नहीं होता है, फिर टैक्स का रेट बढ़कर 78% हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। जहां तक एनआरआई का सवाल है, उसमें 2 अलग अलग नियम है। एनआरआई से गिफ्ट लेने के अलग नियम है और देने के अलग नियम है। अगर आपने अपने ब्लड रिलेशन में, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है, यानी आपके ब्रदर सिस्टर्स फादर मदर, वो अगर नॉन रेजिडेंट भी है और उनसे अगर आपको गिफ्ट आता है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है।
कोई टैक्स नहीं लगेगा। धारा 56(2)(10) में जाके वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स वो आपका एनआरई अकाउंट में आएगा क्योंकि फॉरेन करेंसी आ रही है। परंतु आपको रेमिटेंस जब आता है तो रेमिटेंस में आपको जो भी उसका आरबीआई से आपको डिक्लेरेशन आती है वो आपको संभाल कर रखनी है। वो आपको बताना पड़ेगा कि किस रिलेशन के तहत उसके तहत मेरे पास ये पैसा आया है। हाँ, एक बात और है, अगर आपका रिलेटिव बाहर है, एनआरआई बाहर है, आपके मान लो ब्रदर है, वो बाहर रहते हैं, आपकी सिस्टर बाहर रहते हैं और आप अगर उनको गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसमें नियम में परिवर्तन आ गया है। आपको पता होगा कि अगर आप रेमिटेंस करते हैं एलआरएस के माध्यम से, तो जैसे ही आप रेमिटेंस करेंगे $10,000 से फालतू, आपको एक टीसीएस आपको आज कलेक्ट हो जाता है 20%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टीसीएस की कलेक्शन उस पर भी लागू हो जाती है जैसे ही आप उसको रेमिट करते हैं, चाहे वो गिफ्ट है चाहे वो एग्जेम्प्ट है, पर टीसीएस आपके हाथ में कलेक्ट हो जाता है। ओके। गिफ्ट डीड की क्योंकि यहाँ पर चर्चा चर्चा चल रही थी रुचिका, गिफ्ट डीड के बारे में जरा बताइए। गिफ्ट डीड कब बनानी पड़ती है, गिफ्ट डीड क्यों जरूरी है, गिफ्ट डीड बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, क्या गवाह होना चाहिए, कितने गवाह हो, क्या गिफ्ट डीड रद्द भी हो सकती है, उसकी मान्यता को कोई चैलेंज भी कर सकता है? देखिए, एज सच कोई प्रिस्क्राइब्ड इसका गिफ्ट डीड का फॉर्मेट नहीं है, बट एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हम कभी भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसका एक पक्का प्रूफ रहना चाहिए कि वो गिफ्ट है। तो उसके लिए हमें गिफ्ट डीड बनाना जरूरी है, खासकर जब हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं जहां पे एक हैंडसम अमाउंट इन्वॉल्व होता है। उस केस के अंदर वहां पे हमें गिफ्ट डीड बनाना जरूरी है। बट अगर आप कोई छोटा अमाउंट कैश में भी गिफ्ट कर रहे हैं तो हमेशा फ्यूचर के रिकॉर्ड्स के लिए और अपने एक लीगल कंप्लायंस को पूरा करने के लिए गिफ्ट डीड हमेशा बनानी चाहिए। गिफ्ट डीड आप स्टैम्प पेपर पे बना सकते हैं। स्टैम्प पेपर पे आप फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, जो गिफ्ट दे रहे हैं वो फर्स्ट पार्टी है, जो ले रहे हैं वो सेकंड पार्टी है, इन दोनों के नाम होने चाहिए। स्टैम्प डीड आप रजिस्टर करवाइए, प्रॉपर्टी के केस में तो खासकर वो रजिस्टर होती है, तो आप नोटराइज करवा सकते हैं अगर छोटा गिफ्ट है तो। ये वाले आपको काम जरूर करवाने चाहिए ताकि एक चीज लीगलाइज हो गई है और कल को अगर कुछ भी गवर्नमेंट का या कोई भी इनकम टैक्स का केस भी लगता है तो एनी टाइम आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एक गिफ्ट था। ओके, ठीक है। तो कल को कोई भी सवाल उठता है तो आपके पास एक गिफ्ट डीड है, आप उसको दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये गिफ्ट डीड के तहत ये बनाई गई है, उसको नोटराइज करा दिया आपने, पूरी तरह रजिस्टर करा के आप ये अपने कागजी कार्रवाई कर लीजिए। चलिए एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। ब्रेक के बाद जो विल में, वसीयत में संपत्ति मिलती है या फिर दान में जो रकम मिलती है उस पर किस तरीके के टैक्स के नियम है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। गिफ्ट पर टैक्स का गणित क्या कहता है, नियम क्या क्या है, गिफ्ट लेन देन पर कब लगता है टैक्स, कब नहीं लगता है टैक्स, किनके गिफ्ट देने पर टैक्स लगता है, किनके गिफ्ट देने पर टैक्स नहीं लगता है, इस पर चल रही है खास चर्चा। दो टैक्स एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सुनील गर्ग और रुचिका भगत, उनसे बारीकियां समझ रहे हैं हम। सुनील जी, विल प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और हमने तो देखा है कि संपत्ति हो गई, घर और गाड़ी और बहुत सारी चीज़ें तो विल में दे दी जाती है, लेकिन जब वो रियलाइज होती है विल बेसिकली, तो क्या कहीं कोई टैक्स का कोई ऐसा पेच है जो फंस सकता है उस टाइम पर? देखिए, गिफ्ट जहां तक सवाल है, गिफ्ट होता है जब आप जीते जी लिविंग में आप देते हैं तो वो गिफ्ट होता है। लेकिन जब डेथ के बाद कुछ चीज ऑपरेट होती है तो वो विल का रूप होती है। विल में आपको प्रॉपर्टी आ रही है और विल जरूरी नहीं है कि आपको आपके रिलेटिव से आई, आपके फादर या मदर से ही आई। विल किसी से भी आ सकती है। आपको आपने सुना होगा कई बार कि किसी एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया, एम्प्लॉय के नाम विल कर दिया, या बहुत सारे लोग अलग अलग अपने फ्रेंड्स के नाम भी कर देते हैं। तो विल में ब्लड रिलेशन वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता है। हाँ, विल में भी वही काम करना चाहिए जो अभी आपने गिफ्ट में रुचिका जी ने बताया कि विल को प्रॉपर विटनेस होना चाहिए, दो लोग उसको विटनेस करें। अगर आप विल को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो उसमें डिस्प्यूट्स के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है स्वाति, कि आपको पता होगा कि गिफ्ट आपने एक बार दिया और सामने वाले ने रिसीव कर लिया, तो उस गिफ्ट डीड को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इरिवोकेबल होता है। एक बार गिफ्ट गया तो गया, वापस नहीं आता है। लेकिन विल में ऐसा नहीं है। आप अपने जीते जी कितनी बार भी विल बना सकते हैं। अब आपकी जो लास्ट विल होती है वही उस विल को कहते हैं कि ये ऑथेंटिक है। अब उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, वरना उसमें बहुत डिस्प्यूट आते हैं। जहां तक टैक्स का एंगल है, टैक्स कहीं से भी आपको विल में कोई प्रॉपर्टी आती है, कैश आए, ज्वेलरी आए, इमोल प्रॉपर्टी आए, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ओके, तो वसीयत पर जो संपत्ति है
उस पे तो टैक्स नहीं लगता है। रिश्तेदार से कोई संपत्ति मिले उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये पर जब आप बेचेंगे तो जैसे टैक्स लगता है, जो नॉर्मली प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स है, वो आपको देना पड़ सकता है और देना पड़ता है। शादियों का सीजन आने वाला है रुचिका, अब हम चर्चा कर ही रहे थे, पर शादियों में सिर्फ रिश्तेदारों से गिफ्ट नहीं मिलते हैं, अलग अलग लोग भी गिफ्ट देते हैं, दोस्त गिफ्ट देते हैं। किसी ऑफिस के एम्प्लॉय की शादी है तो एम्प्लॉय गिफ्ट देते हैं, कई लोग तो महंगी महंगी गाड़ियां भी दे देते हैं, घड़ियां भी दे देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वही नियम लागू होते हैं जो कि बाकी जगहों पे होते हैं। जी बिल्कुल, शादी के केस के अंदर चाहे आपको रिश्तेदार से मिल रहा है या कहीं से भी मिल रहा है, किसी से भी मिल रहा है, इनफैक्ट हम ऐसे कहें तो वो आपका एग्जेम्प्ट है, वो आपके उसके और टैक्सेबल नहीं होता है बिल्कुल भी। और यहाँ पे आप जब प्रॉपर्टी की बात कर रही थी तो एक चीज मुझे खासकर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। हमने बड़ी सीधी सी बात की कि अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं है, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा अगर वो रिश्तेदार है तो। अब जिसको ये प्रॉपर्टी मिली है, अगर वो बेचना चाहेगा तब क्या होगा? तो उस केस के अंदर यहाँ पे कैपिटल गेन्स लगेंगे। अब जिसको वो गिफ्ट मिला, जब भी वो उस प्रॉपर्टी को बेचता है उसको कैपिटल गेन्स लगेंगे। अब इस पे लॉन्ग टर्म लगेगा या शॉर्ट टर्म लगेगा, उसके लिए हम पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर की देखेंगे जिसने हमें अल्टीमेटली गिफ्ट किया। कॉस्ट की बात करेंगे बेचते समय, तो कॉस्ट भी जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है वही कॉस्ट हमारे हाथ में बन जाएगी। तो ये दो चीजें बहुत ध्यान देने लायक है जब हम प्रॉपर्टी के केस में गिफ्ट करते हैं किसी को। ओके। और ये जो जैसे ट्रस्ट को कहा जाता है कि ट्रस्ट को अगर आप गिफ्ट देते हैं तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन वही ट्रस्ट अगर विदेशी हो तो फिर नियम क्या कुछ अलग हो जाते हैं सुनील जी? देखिए, ट्रस्ट के मामले में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इरिवोकेबल ट्रस्ट को कोई भी गिफ्ट कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, उसमें कैपिटल गेन के नियम नहीं लगते हैं। अब ट्रस्ट जो रिसीव कर रही है उसके हाथ में तभी टैक्स नहीं लगेगा अगर वो 12AA या ATG में रजिस्टर्ड है। एक कंडीशन तो ये। दूसरा, अगर वो प्राइवेट ट्रस्ट है तो प्राइवेट ट्रस्ट को भी एग्जम्पशन दी है सरकार ने कि अगर मान लीजिए आप एक फैमिली ट्रस्ट बना रहे हैं, एक फादर ने फैमिली ट्रस्ट बनाया फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर रिलेटिव, अपने बच्चों के लिए अगर बना दिया हो, तब ना फादर के हाथ में टैक्स लगेगा ना उस ट्रस्ट के हाथ में टैक्स लगेगा, क्योंकि दोनों को एग्जाम दे दिया कि भी ठीक है आपने सक्सेशन प्लानिंग के तहत उसको बना लिया है। जहां तक सवाल है फॉरेन कंट्रीब्यूशन करने का, तो फॉरेन ट्रस्ट को अगर आप पैसा देते हैं तो जो रेमिटेंसेस के नियम है, जो रेमिटेंसेस के फेमा के कंडीशंस हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। टैक्स का सवाल है, टैक्स में अगर वो 7,000 से ज्यादा है, 7 लाख से ज्यादा है तो टीसीएस कलेक्ट हो सकता है। बाकी फेमा के नियम के तहत आपको पालना करना पड़ेगा उसकी। ओके। कई बार दान में रकम जो मिलती है, मैं इनफैक्ट दान में रकम पे उस कंट्रीब्यूशन की रुचिका बात करना चाहती हूँ। कई बार सोशल मीडिया से भी और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज वगैरह, वहाँ से जो आप किसी को आप अगर देते हैं, दान देते हैं, तो वहाँ पर भी टोटल 100% छूट मानी जाती है क्या? जी बिल्कुल, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, जो बेसिकली बनी ही उस पर्पस के लिए है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है, और वो स्पेसिफिक काम के लिए जब आप दान दे रहे होते हैं तो जिसको वो मिल रहा होता है वो एग्जेम्प्ट होता है उसके हाथ में। दान। सुनील जी, आप इसमें ऐड करेंगे कुछ? आती मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। जो लोग फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इंडिविजुअली कलेक्ट कर रहे हैं पैसा, वो बड़ी रिस्की प्रोपोजिशन है। अगर आप एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो 12AB में रजिस्टर्ड है, ATG में रजिस्टर्ड है, अगर वो पैसा कलेक्ट कर रहा है तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी हमने अपील देखी होंगी जो फेसबुक के माध्यम से होती हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से होती हैं या और सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, और उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है वो रिसिपिएंट के हाथ में पूरा टैक्स लगेगा 56 to 10 के माध्यम से, जो कि 50,000 से ज्यादा अमाउंट जो भी आपको मिलेगा और जो वो पैसा कलेक्ट कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात पे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठा करते हैं और वो टैक्सेबल हो जाता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके। तो इसको अगर हम पूरा मोटा मोटी देखें रुचिका, कोई भी गिफ्ट देने से पहले कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है जिससे कि कल को किसी पचड़े में ना फंस जाएं? सबसे पहली चीज, अगर आप किसी रिलेटिव को दे रहे हैं और वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ रहा है, सेक्शन 56 की डेफिनेशन में आ रहा है, तो वो फुली एग्जेम्प्ट है। दूसरी चीज, अगर आप किसी नॉन रिलेटिव को दे रहे हैं जो डेफिनेशन में नहीं आ रहा है रिश्तेदार की, उस केस के अंदर 50,000 से ऊपर अगर आप गिफ्ट करते हैं तो वो टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट है।
अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने 3 दोस्तों से गिफ्ट लिया, 1 से 20 लिया, 1 से 30 लिया और 1 से 40 लिया। तो 40 और 20 और 30 अगर आप देखें तो आपका हो गया ये 70, 40, 20, 30। तो ये जो टोटल अमाउंट है 50 से एक्सीड करा, तो इस केस के अंदर मेरे को गिफ्ट टैक्स लगेगा। मगर अगर तीनों का कंट्रीब्यूशन 50,000 से कम का है तो मेरे को गिफ्ट टैक्स इसके अंदर नहीं लगेगा, दैट इज टैक्सेबल, कुछ भी नहीं होगा। 2 चीजें ये ध्यान में रखनी है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी से गिफ्ट दे रहे हैं या किसी से गिफ्ट ले रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी के लिए और लीगल कंप्लायंस पूरे करने के लिए गिफ्ट डीड प्रॉपर रजिस्टर्ड कराएं हमेशा। ओके, तो गिफ्ट के लेन देन से पहले कुछ इन बातों का ध्यान रखिए और फिर कोई टेंशन नहीं है, त्योहार का सीज़न तो है ही और ये तो अच्छी बात भी है, फील गुड फैक्टर होता है गिफ्ट लेन देन का। लेकिन अब इससे अलग एक छोटे से टॉपिक पर बात करना ज़रूरी है। सुनील जी, आपसे जानेंगे पहले विवाद से विश्वास स्कीम, पर दिस टाइम इज़ 2.0। 1 अक्टूबर से एक बार फिर से इसकी शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, क्या खास है इस बार? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम लिटिगेशन को कम करना चाहते हैं, मुकदमे कम करना चाहते हैं और जो मुकदमे पेंडिंग है उनको खत्म करना चाहते हैं। और ये विवाद से विश्वास स्कीम पहले भी आई थी, 2020 में भी आई थी। अब उसको विवाद से विश्वास स्कीम 2 आई है। बड़ा सिंप्लीफाई किया सरकार ने। सरकार ने कहा है कि अगर आपका कोई भी मुकदमा पेंडिंग है, चाहे वो सीआईटी अपील में है, चाहे वो आईटीएटी में है, हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप उसको सेटल कर सकते हैं और आपको केवल टैक्स का अमाउंट जमा करवाना है। आपको पेनल्टी, आपको इंटरेस्ट, आपको प्रोसिक्यूशन से माफ़ी दी गई है। ये स्कीम जो लागू हुई है वो 1 अक्टूबर 2024 से नोटिफाई हो गई है। बजट में डिक्लेयर की थी मैडम ने और 31 दिसंबर 24 तक आप उस पैसे को जमा करवा दीजिए। अगर आप उस पैसे को जमा करवा देते हैं, तो सरकार ने कहा है कि हम आपको सारे मुकदमे से मुक्ति दे देंगे। लेकिन स्वाति, इसमें एक बात सोचने वाली ये है कि आखिर इतने मुकदमेबाजी, इतने लिटिगेशन बढ़ क्यों रहे हैं? तो सरकार को इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि 4 साल में अगर हम दूसरी बार विवाद से विश्वास स्कीम लेके आ रहे हैं, तो लिटिगेशन बढ़ने का कारण क्या है? जब तक उसको कम नहीं करेंगे, तो जिसको हम कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उस पर भी विचार सरकार को करना पड़ेगा। बाकी स्कीम बहुत बढ़िया है, इसलिए जो भी अपने लिटिगेशन खत्म करना चाहते हैं, इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। बिल्कुल, तो और जैसे जानकारी हमें मिल पाए, कम से कम कुछ 35 लाख करोड़ से अधिक मामले हैं जो अटके पड़े हैं, उन पर राहत संभव है। रुचिका, 2.0 विवाद से विश्वास स्कीम, इससे इस विवाद से विश्वास स्कीम पर आई एम श्योर कई लोगों को विश्वास होगा, उम्मीद होगी कि हाँ, कुछ निपटारे होंगे, कई लिटिगेशंस खत्म होंगे। बिल्कुल, आप देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा जो फेवर सरकार ने किया कि वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, पेनल्टीज नहीं चार्ज करेगी। इनफैक्ट जीएसटी के अंदर भी सेम चेंज आया कि अगर आप विद इन 30 डेज या फिर केस लगने से पहले ही अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं इनकम, तो उस केस के अंदर आपका इंटरेस्ट और पेनल्टीज जो है वो माफ हो जाएंगी। तो ये अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आप देखें तो काफी लोगों के इंटरेस्ट और पेनल्टीज जो है वो इसमें बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 1 अक्टूबर 2024 से आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स डिमांड के कई मामले जो अटके पड़े हैं उसको दूर करने के लिए, राहत देने के लिए ये स्कीम एक बार फिर से लाई गई है। धन्यवाद करेंगे रुचिका और सुनील जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस आज के इस टैक्स स्पेशल एपिसोड में शामिल होने के लिए। साथ ही एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।